हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा अध्याय 9 है वो चल रहा था। पिछली क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। परावर्तन के बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर कि हम अपने चारों ओर वातावरण में जो भी वस्तुएं देख पाते हैं वो किसके कारण देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रकाश आता है, किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है। उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जितने भी दर्पण है वो सब प्रकाश की परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। इन सबको हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर जैसा कि पिछली क्लास में हमने लास्ट में पॉइंट छोड़ा था, दर्पणों के प्रकार। पहले तो हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, उसकी कैसी प्रकृति होती है। उसके बाद हमने दूसरा दर्पण देखा था, गोलीय दर्पण, यानी ऐसे दर्पण जिन्हें किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण। और मुख्य रूप से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए हम देखते हैं आज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, यानी जिसकी बीच की सतह अंदर धसी हुई और बाहर की सतह ऊपर की, और वो दर्पण कैसा कहलाएगा, अवतल दर्पण। इसमें इधर से प्रकाश आएगा और वापस लौटेगा, प्रकाश आएगा और लौटेगा, आएगा और लौटेगा, यानी प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा। तो हम एक ही दिशा में मान लेते हैं। ठीक है, ये तो अंदर की, जैसे ये दर्पण पड़ा है, मैं इसको देख रही हूँ, ये अंदर से धसा हुआ है, तो ये दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण। उसी प्रकार जो अपनी तरफ उभरा हुआ हो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। इसमें देखिए प्रकाश की किरणें इस प्रकार परावर्तित हो रही है, या इस पर आपतित होगी तो ऐसे होगी, इसमें भी आपतन करा दो, आपतन होगा तभी परावर्तन होगा। ठीक है, तो जो देखिए गोलीय दर्पणों को एक गोले का कटा हुआ भाग मानेंगे। जैसे अगर ये पूरा गोला होता तो ये इस प्रकार का गोला होता कि नहीं होता, ऐसा गोला होता। ये भी गोला होता तो इस प्रकार का गोला होता कि नहीं होता। तो हमने क्या किया, इसको गोले का कटा हुआ भाग मान लिया। जो भी गोला है, वृत्त है, उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है कि नहीं होती है, या उसका एक क्या होता है, केंद्र बिंदु। गोले का क्या होता है, केंद्र बिंदु, जिसे क्या बोलेंगे, सी या वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, सी या वक्रता केंद्र। अब इस गोले का केंद्र ये है, तो इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र भी ये सी यहां पर होगा। इसका केंद्र इधर होगा, जबकि उत्तल का केंद्र इधर की तरफ होगा, यानी इस वृत्त का केंद्र ही इस दर्पण का केंद्र होगा। ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र। यानी जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है वो आगे की तरफ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है वो पीछे की तरफ होता है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वृत्त में, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, त्रिज्या, आर। तो इसे हम क्या बोल देंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार इसमें भी ये आर होगी कि नहीं होगी, यानी सी से लेकर इस दर्पण के मध्य बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इस दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है ना, इसे केंद्र बोलते हैं, जिसे पी से लिखते हैं। इसका भी ये केंद्र बिंदु क्या है, पी। ये मैं बता रही हूँ, सारी पारिभाषिक शब्दावलियां आपके बुक में लिखी हुई है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है। जो गोले का केंद्र होगा वो दर्पणों का वक्रता केंद्र होगा। इसका वक्रता केंद्र पीछे, इसका वक्रता केंद्र आगे, क्योंकि इसका गोला आगे की तरफ बन रहा है, इसका पीछे की तरफ बन रहा है। वृत्त की त्रिज्या आर कहलाती है, तो उसकी त्रिज्या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी आर, इसकी भी वक्रता त्रिज्या आर।
यानी ये जो आर है ना, ये यहां से ये लेकर यहां तक की दूरी है, और इस दूरी का जो आधा मान होता है ना, वो क्या कहलाता है? फोकस दूरी। क्या कहलाता है? फोकस दूरी। और इसकी फोकस दूरी यहां पर होगी कि नहीं होगी? आधी बीच में, ये इसकी फोकस दूरी। यानी वक्रता अवतल दर्पण की फोकस दूरी आगे की तरफ, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पीछे की तरफ। पॉइंट समझ में आए? दर्पण के बीच का बिंदु P केंद्र बिंदु, इसका ये बीच का बिंदु, इसका केंद्र, इसकी वक्रता केंद्र C से प्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या या R। और इस दूरी त्रिज्या का आधा भाग क्या कहलाता है? फोकस दूरी यानी F। यानी P और C का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है? फोकस दूरी या F। नोट कीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को हम बुक में देखते हैं। निकाल लीजिए आप। गोलीय दर्पण पेज नंबर 149 यानी 149 गोलीय दर्पण को हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है किताब में? देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। यानी या तो ये अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है, गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखिए, ये भी गोलीय है, अंदर की ओर धसा हुआ, ये उभरा हुआ गोल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय भाग अंदर की ओर धसा है कि नहीं है, वो कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है, बाहर की ओर फैला हुआ है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 9.1 में किया गया। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठ भाग छायांकित है। देखिए, आगे आपके दो बनाए हुए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण और इस प्रकार का। नीचे आपके बुक में देखिए चित्र 9.1 में आगे क्या है? अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित लगभग अवतल दर्पण जैसा है, चम्मच का बाहर की ओर का उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण है। छोटा चम्मच लो, अंदर वाला भाग अवतल दर्पण, बाहर वाला भाग उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जाने तथा उनका अर्थ समझे। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो मैंने केंद्र बताया, P यानी पोल, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव। ये भी ध्रुव और ये भी ध्रुव। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय P अक्षर से निरूपित करते हैं। एक एक शब्दावली पढ़ते हुए जाना है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र या C कहलाता है। जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा, जिसे वक्रता केंद्र या C कहेंगे। यह अक्सर C से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। हम दर्पण के अंदर केवल इतना ही भाग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ये इसका भाग नहीं, ये भाग किसका है? इस पूरे गोले का। लेकिन इसको समझाने के लिए हम इसको ले रहे हैं साथ में, जबकि ये वक्रता केंद्र इस दर्पण का भाग नहीं है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है,
जबकि उत्तल दर्पण में ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। दोनों बता दिया, अवतल दर्पण में ये सामने और उत्तल में ये पीछे। यह तथ्य आप चित्र 9.2a तथा 9.2b में नोट कर सकते हैं। आगे डायग्राम बताए हुए आपके। फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल में प्रकाश की किरणें आ रही है, वापस जा रही है, उत्तल में भी आ रही है, वापस जा रही है। इसमें देखिए C वक्रता केंद्र बताया गया है, F फोकस दूरी बताई गई है, P केंद्र बिंदु बताया गया है, M, N और N इसकी पूरी लंबाई को बताया गया है, M और N। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या या R कहलाती है। इसे अक्सर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। इसके अंदर आपके बताए हुए P और C दूरी, मैंने अभी बताया P और C दूरी R यानी किसके बराबर है? वक्रता त्रिज्या के। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा त्रिज्या वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये लाइन जितनी लंबी जा रही है वो दर्पण का क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। इसी प्रकार इसकी भी ये सीधी लाइन जाएगी, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अभिलंब मतलब लंबवत रेखा, तो ये ध्रुव ये है, इसकी लंबवत रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव का लंबवत बिंदु क्या कहलाता है? तो मुख्य लंबवत रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। आइए दर्पण से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझे। इस क्रियाकलाप को आपको नहीं पढ़ना है, आगे वाले पेज पे आ जाइए 151 पर। देखिए चित्र 9.2a को ध्यानपूर्वक देखिए, जो किसका बनाया हुआ है? अवतल दर्पण का। साथ में किताब रखिए आप, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करते जाइए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। साथ में बुक में पढ़ते देखते जाओगे तो पूरा चैप्टर है वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। ये सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदीय यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी अवतल दर्पण पर जो भी किरणें आएगी, वापस डायग्राम बना रही हूं मैं, ये रहा अवतल दर्पण, इसकी ये मुख्य अक्ष, इसका बिंदु P, ये वक्रता केंद्र C, ये त्रिज्या R और R का मध्य बिंदु F यानी फोकस दूरी। अवतल दर्पण में क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगी और सतह से टकराकर वापस फोकस बिंदु से होती हुई गुजरेगी। ये आ रही है, ये वापस परावर्तित हो रही है, फिर आएगी, फिर फोकस F से निकलेगी, फिर आएगी, फिर फोकस F से निकलेगी। उसी प्रकार इधर से आने वाली किरणें फोकस से निकलेगी, आने वाली किरणें फोकस से निकलेगी। ये किरणें एक दूसरे को वापस जाते टाइम काट रही है कि नहीं काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ध्यान रखना कि अवतल, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से। यानी आएगी अक्ष के समांतर और जाएगी फोकस से होकर। देखिए लिखा हुआ है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है और प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को काट रही है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार चित्र 9.2b को ध्यानपूर्वक देखिए, जिसमें उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है? तो परावर्तित किरणें
मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए, उत्तल दर्पण में भी किरणें आएगी और आकर इसका उल्टा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये है उत्तल दर्पण, प्रकाश किरणें आएगी और अगर ये प्रकाश किरणें आगे गई तो ये इस प्रकार फोकस से जाएगी, यानी फोकस से वास्तव में जाए नहीं, क्योंकि ये तो पीछे का तरफ बिंदु है, तो जाती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। कौन सा बिंदु, ये जहां से प्रकाश किरणें प्रतीत होती आती हुई, और ये किरणें यहीं से वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी कि नहीं होगी, होगी तो ये बिल्कुल ऐसे सीधे बिखर जाएगी, इसलिए तो इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है जबकि उत्तल अवतल दर्पण किरणों को एकत्रित करता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। मुख्य फोकस को अक्सर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे अक्सर F द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है, इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। चित्र 9.2 में mn दूरी द्वारक को निरूपित करती है, यानी दर्पण में जितने भाग से प्रकाश किरणें आती है जाती है वो उसका क्या कहलाता है, द्वारक। जैसे यहां से लेकर यहां तक आ जा रही है तो ये इसका mn रेखा क्या कहलाएगी, द्वारक। चित्र 9.2 में दूरी mn द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के बीच बिल्कुल कोई संबंध है, तो बिल्कुल जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये संबंध आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं तो फोकस दूरी से 2 डबल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 2 से। और अगर वक्रता त्रिज्या दी हुई है, फोकस दूरी पूछेंगे तो वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होगी, आधी। यानी यहाँ F क्या है, फोकस दूरी, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये आपको संबंध याद रखना है। और आगे की क्लास के अंदर हम देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। यानी आपने अवतल या उत्तल दर्पण किसी के सामने कोई वस्तु रख दी, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, किस साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इन सब के बारे में जो न्यूमेरिकल पॉइंट्स हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहां तक की थी हमारी क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर है थोड़ा वो टफ है, इसलिए हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। फिर बोल रहे स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी इस लाइव क्लास का है वो फ्री में फायदा उठाइए, ताकि आगे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, आपके पूरी जो 10th क्लास की विज्ञान है वो मैं कवर करवाती जा रही हूँ। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।